नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज मैं लेकर के आया हूँ मूल्यांकन के संबंध में जो है आपको पूरा जो है थ्योरी और प्लस क्वेश्चन वीडियो है। इस टॉपिक से आपको सीटेट के एग्ज़ाम में हर सेक्शन में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बेसिकली जो है सीडीपी में ईवीएस के अंतर्गत जो है क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी में भी आते हैं। तो चांसेस ये रहती हैं कि सीटेट के पूरे एग्जाम में मूल्यांकन के संबंध में पॉसिबिलिटी रहती है कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप जो है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी जस्ट क्विक रिवीजन के तौर पे इसको जो है सरसरी तेजी से जो है इस वीडियो को देख लीजिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस इतना पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत सीरियस होकर के चीज़ों को जो करिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसे बता से डेली जो है वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मूल्यांकन क्या होता है? इवैल्यूएशन। यह किसी व्यक्ति, प्रक्रिया या वस्तु के प्रदर्शन, गुणवत्ता या महत्व को मापने और निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलू शामिल होते हैं। जैसे अब मूल्यांकन का उदाहरण के तौर पे समझे, जैसे किसी बच्चे की उसकी शैक्षणिक स्कूल की जो है प्रगति का जो है मूल्यांकन करना, ठीक है। अब उसके मूल्यांकन कितने प्रकार के हो सकते हैं वो हम आगे बाद में देखेंगे। तो हम यहाँ पे किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, उसकी प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं, उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं, उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं। ये सब चीज़ें को मापने के लिए इसका यूज होता है। तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप में काम होता है, ये आपको नोट कर लेना है। मूल्यांकन जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। किस मात्रा में मूल्यांकन हुआ है ये बच्चे का, जैसे हो सकता है कि सत्र परीक्षा कुछ आयोजित कर ली जाए या कुछ ऐसा एग्जाम कराया जाए जिससे पता चल जाए कि देखिए आपको बच्चे को ये नहीं आता, इस तरीके से समझे। गुणात्मक रूप में गुणों के रूप में मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये बातों को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आकलन। क्या होता है? तो आकलन और मूल्यांकन दो शब्द लिख करके आते हैं, कभी मूल्यांकन आपको दिखेगा कभी आकलन, लेकिन मूलतः जो है आंसर दोनों के एक ही जैसे होते हैं क्योंकि रेफरेंस दोनों का एक ही है। आकलन क्या होता है? जैसे कहते हैं असेसमेंट। यह जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है जो मूल्यांकन का आधार बनती है। तो मूल्यांकन जो है किस आधार पे किया जा रहा है, इसी चीज का आकलन किया जाता है। तो ये मूल्यांकन का आधार बनती है। ये अधिक जो है तथ्यात्मक होती है और डेटा आधारित होती है। तो इसमें डेटा एकत्रित किया जाता है, जैसे टेस्ट के स्कोर का विश्लेषण करना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सामान्य भाषा में, सिंपल भाषा में मैंने लिखा है। किताबें पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इससे ज्यादा आपको समझना नहीं है ना, बात ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मूल्यांकन जो है शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों की स्मृति तथा स्वीकृति की क्षमता का हम मूल्यांकन कर सके। तो ये एक शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है जिसका उद्देश्य होता है कि बच्चों के जो है मेमोरी क्षमता का जो है मूल्यांकन होता है, उसकी स्वीकृति की क्षमता का मूल्यांकन होता है कि उसने कितना तैयार है, उसको क्या नहीं आता है, उसमें क्या कमियां, इस तरीके की चीज़ों को हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, जो कि मैंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का एक टोटल वीडियो बना दिया है, उसको अभी नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे जो है वीडियो को 2-3 जो है वीडियो नीचे बस देखिए, आपको दिख जाएगा। उसमें क्या होता है? भाषा शिक्षण में मूल्यांकन एवं एक समग्र भाषिक निपुणता की बात कही गई है। तो राष्ट्रीय जो है पाठ्य चर्चा 2005 में जो कि हुआ था, है ना, ये तो इसमें मूल्यांकन का जिक्र किया गया है, ये बात भी ध्यान रखना। मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होती है मापन एवं परीक्षा के अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन में केवल जो है हम एग्जाम कोई कंडक्ट करा लेंगे उससे हम, ये उससे भी ऊपर की बात हो रही है। मूल्यांकन की प्रक्रिया मापन एवं परीक्षा के अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत एक प्रक्रिया मानी जाती है। मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक और अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण विधियां, शैक्षणिक उद्देश्य, शिक्षक प्रभावशीलता, विद्यार्थी की सफलता को जानकर उसका उचित निर्देश दिया जाता है। तो मूल्यांकन में क्या होता है कि टीचर क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण की कौन कौन सी विधियां अपनाई जा रही है बच्चों के साथ,
शैक्षिक के उद्देश्य क्या है ना, कितना प्रभाव उस पर पड़ रहा है टीचर का, विद्यार्थी बच्चे की जो है सफलता को जान करके उस बच्चे पे ज़्यादा जो है उचित निर्देश देते हैं कि भैया देखिए बच्चे में रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से समझ लीजिए कि हमने देखा कि बच्चे में जो है वो कितना ग्रोथ कर रहा है, हमने सब कुछ कराने के बाद भी बच्चे में ये कमियां हैं, बहुत अच्छा आपका बच्चा कर रहा है, आपका बच्चा साइंस में बेहतर है, आपका बच्चा तो ये सभी चीज़ें उचित निर्देश देना होता है मूल्यांकन के अंतर्गत। यही मूल अर्थ होता है। भाई मूल्यांकन क्या होगा, भाई अपना पता लगाना होता है कि भैया मेरा बच्चा अच्छा, ये बताइए कैसा है सर मेरा बच्चा पढ़ने में, यही हो गया मूल्यांकन करना चाह रहे हो। मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा है कि नहीं है, कमज़ोर है, मैं सोच रही हूँ कि इंटर में जो है, इंटर के बाद उसको जो है ग्रेजुएशन में जो है मैं इंजीनियरिंग कराऊँ या फिर मैं उसको बायो कराऊँ, ये इस तरीके से जो है मूल्यांकन होता है। ठीक है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का अभिन्न अंग होता है। तो ये भी बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन जो है बच्चों की आदतों तथा अध्यापक के पढ़ने की पद्धति का गहरा प्रभाव डालती है। ये शैक्षिक जो है उपलब्धि के मापन एवं सुधार में सहायक होती है। जो शिक्षा की उपलब्धि होती है, बच्चे की जो उपलब्धियों का मापन और सुधार में ये सहायक होती है। बहुत ही सरल बातें मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दी हैं। मूल्यांकन जो है, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस में ऑप्शंस ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके उद्देश्य बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि का के स्तर का पता लगाना, विद्यार्थियों को उचित जो है निर्देश तथा परामर्श जो है प्रदान करना, इसका उद्देश्य होता है। बच्चों की जो है असफलता का कारण का पता लगाना और फिर उसका निदान करना, उपचार करना होता है। इसी को कहते हैं हम निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। बच्चों की जो है, बच्चों को योग्यता के आधार पर पुरस्कार और छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु जो है मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षण में गुणात्मक सुधार हेतु जो है मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मूल्यांकन के क्षेत्र में क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो पक्षपात से हमें मूल्यांकन जब हम करते हैं तो हमें पक्षपात से बचना होगा। हमें धर्म, जाति, है ना, वर्ण विशेष के आधार पर हमें मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। परिणामों की सटीकता सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि आकलन उद्देश्य के अनुरूप हो रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि भाई जो जिस रूप में हमें आकलन करना है ना, मूल्यांकन करना है, वो उद्देश्य के अनुरूप हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम भटक गए हों उस रास्ते से, जिस रास्ते का हमें मूल्यांकन करना था उस रास्ते में ना हो रहा हो और कुछ और जो है हम करने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेटा जो भी एकत्र किया गया है उसकी गोपनीयता बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। सभी व्यक्तियों के साथ जो है समान व्यवहार करना होता है, इसमें जाति धर्म के आधार पर विभेद नहीं करना होता है। प्रक्रिया और परिणामों में स्पष्टता होनी चाहिए कि मूल्यांकन कैसे किया गया है, इसकी प्रक्रिया क्या है, और इसके परिणाम में भी स्पष्टता होनी चाहिए कि भैया देखिए मैंने इन आधार को के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन किया है। ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चीज़ों पे, जहाँ से आपको क्वेश्चंस 101% आपको देखने को मिलेंगे, और वो है मूल्यांकन के प्रकार। 4 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं जो मैंने आपको दिए हैं, उन चारों को बिल्कुल घोट के पी जाइए। ऐसा समझिए कि बिल्कुल रटा होना चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन घूम जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आए। और इतनी ही बातें याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर गलत हो जाए तो इसी पे मैसेज कर देना कि सर जी मूल्यांकन कराया था लेकिन देखिए ये कैसा क्वेश्चन आया है। तो पहला मूल्यांकन है योगात्मक मूल्यांकन। योग मतलब जोड़, समझ लो बहुत सारे जोड़ होंगे। तो ये मूल्यांकन सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षाओं के रूप में किया जाता है। तो योगात्मक मूल्यांकन कब होता है, जब सत्र का अंत होता है तब मूल्यांकन होता है। इसलिए इस मूल्यांकन की विश्वसनीयता जो है थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ये सत्र के अंत में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी विश्वसनीयता कम मानी जाती है। विश्वसनीयता उसकी सबसे ज़्यादा अधिक होगी जैसे कि मैंने आपसे कुछ बताया और आपने फट के तुरंत तुरंत कहा कि भैया देखो ये तो आंसर गलत है, ऐसे 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 ये बातें, उसमें तर्क और वितर्क हुआ, कुछ थोड़ी बातें हुई, अब पता चला आज की बात तुम 1.5-1 साल बाद करोगे, तो इसमें विश्वसनीयता थोड़ी सी कम मानी जाती है। तो इस बातों को याद रखना, एग्जाम में यही 2 पॉइंट्स पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत बच्चे जो है विषय की गहनता से अध्ययन नहीं करता है, इसमें रटता है। योगात्मक मूल्यांकन होता है तो विषय की गहनता से अध्ययन नहीं हो पाता है। इस मूल्यांकन में बच्चों में सुधार लाने का अवसर नहीं दिया जाता है, क्योंकि सत्र के अंत में मूल्यांकन हो रहा है। तो अंत में जो है हम सीधा सीधा यही कह पाएंगे देखिए आपका बच्चा कमज़ोर है, आप ये देख लीजिए, आप है ना, आपको क्या करना है आप समझते हैं,
ऐसे बातें होती हैं। अगर हम उसी वक्त हम देख लें कि अरे बच्चे में देखिए ये कमियां हैं, इन कमियों को सुधार करना है, तो ये हम तुरंत, तो ये योगात्मक मूल्यांकन जो है बच्चों में सुधार लाने के अवसर जो है कम देता है। ये पॉइंट आपको याद करना है और नोट कर लेना है। क्रमानुसार मूल्यांकन, यह मूल्यांकन सत्र के बीच में अनेक बार विद्यार्थियों की उन्नति एवं विकास को जानने के लिए किया जाता है। क्रमानुसार क्रमबद्ध तरीके से हो गया, तो यहाँ पे बीच में अनेक बार भाई क्रम अनुसार, जैसे पता चला आज मूल्यांकन कर लिया, फिर हमने एक परीक्षा आयोजित करी, क्लास टेस्ट होगा और जिसमें हम ओरली सबसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो अनेक बार इसलिए हो जाता है मूल्यांकन। ये मूल्यांकन बच्चों को व्यक्तिगत रूप से सुधार करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन जो है व्यक्तिगत रूप से सुधार करने के लिए किया जाता है, तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इसका आंसर है क्रमानुसार मूल्यांकन। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? तो इसमें बच्चों के अर्जित ज्ञान या विषय को समझने की क्षमता, ज्ञान का प्रयोग, विश्लेषण, सृजनात्मक और संश्लेषण करने की क्षमता का मापन किया जाता है। यह मूल्यांकन का प्रयोग जो है निदान परीक्षण के द्वारा संज्ञान में आई कमियों में सुधार लाने के लिए किया जाता है। बच्चों का मूल्यांकन जो है सतत एवं व्यापक द्वारा होना चाहिए। देखिए सतत मतलब होता है कंटिन्यूटी, हर स्टेप पे मूल्यांकन हो रहा है। व्यापक मतलब होता है कंप्लीट रूप में मूल्यांकन हो गया, ठीक है। जैसे कंप्लीट डायग्नोज कर लीजिए, आपने कहा कि भैया इसका डायग्नोज करना है तो इसका ब्लड टेस्ट होगा, लेकिन कंप्लीट ब्लड टेस्ट होगा जिसमें सब कुछ होगा, है ना। और सतत में कि क्या भैया ऐसा करते हैं कि अभी रोग का तो पता लगाया नहीं जा रहा है, आप ऐसा करिए पहले सीबीसी करा लीजिए, पहले ब्लड टेस्ट करा लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं एलएफटी की एफटी कराएंगे, फिर उसके बाद शुगर कराएंगे। तो यहाँ पे सतत मूल्यांकन हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप हो जाता है, ठीक है। बस कंटिन्यू चलता रहेगा मूल्यांकन, ये होता है। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट आप समझ गए। अगला है रचनात्मक मूल्यांकन। अब यहाँ पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मूल्यांकन जो होता है बच्चों की क्षमता को समझने के लिए किया जाता है और सीखने के दौरान छात्रों का मूल्यांकन करने का एक तरीका भी है। नेक्स्ट मूल्यांकन है निदानात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन बच्चों की कमजोरी और ताकतों का पता लगाने में मदद करता है और फिर इस परीक्षण का उद्देश्य होता है कठिनाई के स्तर के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण करना तथा किसी विशेष विषय में उपलब्धि की कमी का पता लगाना। तो निदानात्मक मूल्यांकन का मूल अर्थ होता है कि समस्या का पता लगाना और फिर उसका उपचार करना या निदान कर देना। भाई बच्चे में पढ़ाई में कोई कमी है, बच्चा कोई चीज़ टॉपिक को समझ नहीं पा रहा है, तो इस चीज़ का पता लगाओ कि वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कि उसको याद नहीं हो रहा है, कि उसको घर में कोई नहीं पढ़ा रहा है, कि या उसको ही आप ही नहीं समझा पा रहे हैं, और इस चीज़ का पता लगाइए फिर उसको दूर करिए। तो यही इसका मूल अर्थ है निदानात्मक मूल्यांकन का। तो बस मूल्यांकन इतना ही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कितना आसान तरीके से आप चीज़ों को कर पाएंगे अगर आपने यहाँ तक बातों को सुना है और भागम भाग में आपने नहीं ट्राई किया, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन क्यों किया जा रहा है? तो मूल्यांकन इसलिए किया जा रहा है कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना है हमें। तो आंसर हो गया, ये हो गया, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना है, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए, इस चीज का मूल्यांकन हो रहा है, या सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और फिर उसका मूल्यांकन करना, या फिर इनकी बच्चों की गलतियां निकालना। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, बच्चों की कमियों का निदान करना और उसका उपचार करना ही है मूल्यांकन का मूल उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे इसलिए किया जाना चाहिए, या इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगाया जाता है, या फिर सीखने के स्तर का ज्ञान जो होता है, या फिर शिक्षकों की उपलब्धि। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही होगा, बच्चों की उपलब्धियां पता लगाई जाती हैं कि बच्चे में क्या क्या उपलब्धि हासिल करी है और क्या क्या कमियां, और फिर उसका निदान किया जाता है, ठीक है। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें तो सतत और व्यापक मूल्यांकन मैंने अभी आपको बताया था, कंटिन्यूटी मूल्यांकन और डायग्नोस्टिक मूल्यांकन, पूरे फुल बॉडी चेकअप। तो यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, इसमें इसके सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है,
इसमें मूल्यांकन जो है सतत और व्यापक रूप में होता है, तो आंसर हो गया यहाँ पे डी। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? तो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का मतलब होता है सब बहुत व्यापक रूप से मूल्यांकन करना। अब व्यापक रूप से मूल्यांकन का मतलब है शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करना, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी मूल्यांकन होना चाहिए और उसके बाहर का भी मूल्यांकन होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा क्या कि पूरा का पूरा उसका मूल्यांकन हो, पूरा का पूरा उसका शारीरिक मूल्यांकन करो, उसके शैक्षणिक मूल्यांकन करो, उसके जो है मानसिक मूल्यांकन करो, उसके नैतिकता का मूल्यांकन करो, इन सभी जो है नॉब्स का मूल्यांकन होगा। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। बच्चों का मूल्यांकन क्यों होना चाहिए? तो भाई बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि बोर्ड परीक्षा द्वारा होता है, ये ग्रह या ये आंसर हो गया। बस इतने लाइन ही याद रखो, बस आंसर देखते हैं, फटाक फटाक करेंगे। कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त जो है उपकरण नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन में नहीं, तो मौखिक प्रश्न पूछना, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल और दत्तकार। तो यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या नहीं आएगा? तो सत्र परीक्षा कराना ये होता है योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन में ये नहीं आएगा, ये योगात्मक मूल्यांकन में आएगा, जहां पे सत्र के आखिर में एक परीक्षा करा करके हम उसका मूल्यांकन करते हैं। ये बात समझ गए, जिसकी विश्वसनीयता कम होती है। विद्यालय आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यहाँ पे ये किस सिद्धांत पर आधारित? आकलन बहुत किफ़ायती इकोनॉमिकल होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, आंसर इसका कोई लेना देना नहीं। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा टीचर अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो कोई बाहर से टीचर आए और उसकी जगह हमारे क्लास के टीचर वो जानते हैं कि भैया बच्चा जो है किस तरीके का है। तो यहाँ पे विद्यालय आधारित इसीलिए ये इस पर कार्य करता है भाई, क्योंकि उसका स्कूल का टीचर है ना। बाह्य परीक्षक क्यों आएगा? इन्विजिलेटर कोई बाहर से आ रहा है, उसका आकलन करें, जैसे वाइवा का टेस्ट होता है। अब वो तो नहीं जानता ना कि कौन सा बच्चा कैसा है, उस दिन हो सकता है कि वो बच्चा नहीं बता पाया कौन सा, तो उससे तो ये हो जाएगा कि देखो नहीं आता। लेकिन कई बार होता है कि टीचर कहता नहीं सर ये अच्छा पढ़ने में, जो जिसने आंसर दिया है वो इत्तफाकन आंसर दे के गया है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? निदान, डायग्नोज शरीर की, तो यहाँ अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश निकालना, कठिनाई स्तर के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण करना और विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना। तो यहाँ पे छात्रों का कठिनाई के स्तर के आधार पर हम बच्चों का वर्गीकरण कर रहे हैं, ताकि हम पता लगा सके कि भैया देखिए ये बहुत सारे बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं, इन पे विशेष फोकस दीजिए, ये कम कमज़ोर हैं, इनको जो है अलग अलग तरीके का कार्य दीजिए। तो यही सब होता है। आंसर हो गया यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, क्यों किया गया था? तो ऑप्शन देखिए, पढ़िए और आंसर देखिए, लगाइए। विद्यालय आधारित क्यों किया गया था? तो ये संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। आंसर है क्योंकि स्कूल ही ऐसी जगह होती है जहाँ पे बच्चे का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जाता है, जहाँ पे उसके शैक्षणिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, नैतिक विकास को भी जो है प्रोत्साहन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है। ठीक है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध जो है शिल्प कृतियों को संयोजित करें। ये किस प्रकार की गतिविधि है? तो इसमें कहा गया अपने समाज के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक नोटबुक में तरीके से बहुत सारी लिस्ट बना के रखो। तो इसे कहते हैं पोर्टफोलियो आकलन। ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो आकलन कहेंगे। नोट कर लीजिए, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को जो है नोट करना हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, आंसर है ऑप्शन सी। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या होता है? तो देखिए, केवल अगर कागज पेंसिल द्वारा ही जांचोगे, मतलब कॉपी पेन इस्तेमाल, बस आंसर लिख दो, किताबें लिख दो, ऐसे लिख दो, पढ़ लो, लिख दो, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको लिखो, ऐसे, तो ये जो होता है ये आकलन को सीमित कर देता है। आंसर हो गया बी। ठीक है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो आकलन का कौन सा? सतत होता है, नैदानिक होता है, व्यापक होता है, उपचारात्मक होता है। तो यहाँ पे उपलब्धि कोई आकलन यहाँ पे नहीं है, इसका कोई प्रकार नहीं दिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? तो रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं, खुले अंत वाले प्रश्न पूछना, परियोजना, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, ये आकलन का ये नहीं है। ठीक है, रचनात्मक आकलन का प्रकार नहीं है। आंसर हो गया यहाँ पे सी। इस तरीके से हमारा मूल्यांकन का जो टॉपिक था वो कवर होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एक बार टॉपिक को कंप्लीट तरीके से रिवाइज करते रहिएगा। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।